सदन के अंदर मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद कोई अधिकारी बात अगर नहीं सुन रहा है तो बिहार के अंदर एक तरह का संवैधानिक संकट है कि भाजपा चाहती है कि भले वो नीतीश कुमार जी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कमज़ोर साबित कर देना है। विधानसभा में शिक्षकों को लेकर जो सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार चल रहा है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अब शिक्षकों को 10 बजे से 4 बजे तक आना है, तो एक तरफ जब अगले दिन शिक्षक 10 बजे पहुंचते हैं तब उन पे एक नोटिस जारी हो जाता है। अब इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप सौरभ जी हैं जो पालीगंज से विधायक हैं। क्या कहिएगा सर, शिक्षकों पे पहले मुख्यमंत्री पहले कह देते कि 10 से 4 ही आना है, लेकिन के पाठक तब भी नहीं मानते और कहते हैं 9 से 5 ही आना है। देखिए, उनको तो मानना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि पूरा बिहार देख रहा है कि किस तरीके से सदन के अंदर मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद कोई अधिकारी बात अगर नहीं सुन रहा है तो बिहार के अंदर एक तरह का संवैधानिक संकट पैदा होगा। ये सवाल तो है कि क्या कार्यपालिका जो है वो विधायिका से ऊपर है। ये लोकतंत्र का बहुत बुनियादी सवाल है, क्योंकि विधायिका का काम है नियम कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसको कार्यान्वित करवाना। लेकिन अगर कार्यपालिका ये तय कर लेगा कि नहीं, विधायिका जो भी कहे हम अपने मन से नियम बनाएंगे, अपने मन से चलाएंगे, तब तो एक संवैधानिक संकट है और इसलिए अंततः के पाठक को मानना पड़ेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि 3 दिन लगातार, 2 दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा और 1 दिन शिक्षा मंत्री और वो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने भी सदन में कहा। इसके बावजूद जो भोजपुर के अंदर एक स्कूल में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लगता है कि उसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति है। उसके पीछे एक बड़ी राजनीति ये है जो मैं कई बार से कह रहा हूँ। जब महागठबंधन की सरकार में ये अपर मुख्य सचिव थे पाठक जी, तब भी हमने कहा कि ये भाजपा के एजेंट बन करके अपर मुख्य सचिव बने हुए हैं और वहाँ से वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा तो सत्ता में थी नहीं, सत्ता में नहीं थी, लेकिन उस समय महागठबंधन की सरकार जो जिस तरीके का फैसला ले रहा था उससे एक बड़ी लोकप्रियता जनता में बन रही थी। उसी को कम करने के लिए अपर मुख्य सचिव बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि जैसे TRE 1 TRE 2 हुआ। अब TRE 1 हुआ, उसमें SC ST OBC की सीटें खाली रह गई। TRE 2 हुआ, उसमें SC ST और OBC की सीटें खाली रह गई। तो बात थी कि TRE 3 जब आएगा तो बैकलॉग लेकर के उस सीट को भरने की कोशिश होगी। लेकिन चूंकि बीजेपी अब सरकार में है और इसलिए शिक्षा विभाग ने जो रिक्तियां जारी की है उसमें उस बैकलॉग का जिक्र ही नहीं है। सब नए सिरे से पुरानी सीटें गई। तो ये तो भाजपा की मानसिकता है, ये तो भाजपा ऐसे लोग करते हैं, भाजपा के लोग। एक बात ये। दूसरी बात कि नीतीश कुमार सदन के अंदर कोई बात कहें और एक अधिकारी बात न सुने, इससे जनता में जो छवि जा रही है नीतीश कुमार जी की, वो है कि एक थका हुआ, बिना मतलब का ऊर्जाहीन मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ऊर्जाहीन है, यही मैसेज गया ना। एक महीने पहले कि आप जो सदन में कह रहे थे, आप जो सदन में कह रहे हैं उसको एक अधिकारी नहीं सुन रहा है। तो अधिकारी क्यों नहीं सुन रहा है? अधिकारी को कौन नहीं सुनने के लिए उकसाया है? क्योंकि भाजपा चाहती है कि भले वो नीतीश कुमार जी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कमज़ोर साबित कर देना है। तो कमज़ोर साबित करने के लिए उनकी बात एक अधिकारी नहीं सुनेगा। जदयू के नेता हैं नीरज जी, मुख्य प्रवक्ता भी MLC भी हैं। उनका कहना है कि कटिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के पाठक ये बात को माने हैं कि नहीं, जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो बात पूरी होगी। तो पहला दिन क्यों नहीं माने? पहला दिन क्यों नहीं माने? दूसरा दिन क्यों नहीं माने? तीसरा दिन क्यों नहीं माने? पहला दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही आदेश जारी होगा। वो तो आश्वासन दिए थे। आश्वासन नहीं उसको कहते हैं। मुख्यमंत्री सदन में कोई बात कह रहे हैं कि मैं आज ही इसको करवा देता हूँ, इसको आश्वासन नहीं कहते हैं, इसको फैसला कहते हैं। ठीक। उस दिन रात में जो बैठक हुई शिक्षा विभाग की, उसका वीडियो वायरल है सब जगह। उसमें अपर मुख्य सचिव ने कहा कि नहीं, स्कूल का घंटी जो है वो 10 बजे से शुरू होगा, लेकिन घंटा नहीं बदलेगा। घंटी बदलेगा, घंटा नहीं बदलेगा। 9 बजे ही टीचर को आना पड़ेगा। लेटर जो जारी हुआ उसमें कहा गया कि 8:30 से 9 तक स्कूल खोल लेना है। हुआ पहला दिन। दूसरा दिन भी यही हुआ। दूसरा दिन भी मैंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई शिक्षा विभाग की, उसमें यही कहा गया। तीसरे दिन भी सदन में के अंदर शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने घोषणा की कि नहीं तो हर हाल में होगा। उस दिन भी रात में जो पुराना नियम था वही लागू हुआ और इतना ही नहीं हुआ, बल्कि एक स्कूल में
9-5 में टीचर नहीं आए थे, ये लिखते हुए कि 9-5 में आप क्यों नहीं थे आप अपने स्कूल में, आपका वेतन काट लिया जाता है। तो नीरज कुमार जी से आप ये पूछिएगा कि अगर चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं स्वीकार भी किया चौथे दिन 5वें दिन जो भी, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं करके पूरे बिहार की जनता को ये क्या संदेश दे रहे थे? क्या ये संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि मौजूदा जो सरकार है वो इतना ऊर्जाहीन हो गई है, उसका इकबाल खत्म हो चुका है कि एक अधिकारी उसकी बात नहीं सुन रहा है? तो ये तो महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि इनके ईमानदारी पे आप शक नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। एक तरफ उनका आपत्तिजनक एक वीडियो, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं संसदीय जो वर्ड्स हैं उसका वो इस्तेमाल करते हैं, उस पद पे रहते हुए वो गरिमा नहीं बना पाते हैं। पूर्व में भी इनके मद्य निषेध विभाग में थे तो बैठक के दौरान बीच में ही बिहारी शब्द का टिप्पणी और उस पर गाली गलौज भी ये किए थे। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो कुछ वीडियो आए हैं मार्केट में, लेकिन हम जानते हैं कि उनका जनरल अप्रोच जो होता है वो इसी तरह का होता है। वो अपने आप को एक सामंत समझते हैं, ज़मींदार समझते हैं, और बाकी लोगों को समझते हैं कि हमारे आसामी हैं, इनके साथ जो बिहेव करेंगे चलेगा। मैं खुद अपना देखा हुआ बात बता रहा हूँ। मैं शिक्षा विभाग में एक दिन गया हुआ था, करीब 1 महीने पहले की बात है, 1-1.5 महीने पहले की। उस समय एक अधिकारी वहाँ पे पहुँचे हुए थे अपर मुख्य सचिव के, और अपर मुख्य सचिव लगभग उसको माँ बहन की गाली देते हुए उसको डांट रहा था। उसी समय एक और माननीय विधायक वहाँ से गुजरे, उन्होंने जा करके अपर मुख्य सचिव को कहा, मुंह पे कहा कि आप इस तरह का भाषा बोलते हैं, ये कितनी खराब बात है। आप विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं या जितने जनप्रतिनिधि हैं, आप पूछिए कि क्या उन्होंने एक बार भी के पाठक के रहते हुए अपर मुख्य सचिव के पद पर जाकर के उनसे मिल करके कोई बात कहने की कोशिश की? सवाल ही नहीं उठता है। वो जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलते हैं, वो उनसे बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर जनप्रतिनिधियों के साथ वो बात करेंगे और वहाँ गाली निकल जाएगा तब तो वो फंस जाएंगे वहीं पे। बिल्कुल। और शिक्षकों के पास जब जाते हैं, शिक्षकों से जब बातचीत करते हैं, उस दरमियान वो लोग कहते हैं कि यूपी का भला कोई आदमी आके बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या सुधारेगा और बिहार से उसको कितना प्रेम होगा। नहीं, वो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यूपी का हो या कहीं का हो। अगर वो IAS अधिकारी है, बिहार कैडर का है, तो वो हो सकता है, हो सकता है। वहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि शिक्षा विभाग के भीतर जो नियम पहले से थे, जैसे ये तो नियम पहले से है कि बच्चों को 75% अटेंडेंस कंपल्सरी अनिवार्य है, ये तो पहले से नियम है। ये भी नियम है कि टीचर्स को कितने बजे किस दिन और आना है, कितने बजे तक जाना है, ये सब नियम पहले से है। तो इन नियमों को सख्ती से पालन कराने के अलावा इन नियमों को पालन करवाने की कोशिश के पाठक ने की है, ये हम मानते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी फैसले के पाठक ने नए लिए हैं, वो सारे फैसले विवादास्पद हैं। वो सारे फैसले, उनमें अधिकांश फैसले जो हैं वो गैर संवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी फैसले हैं। जैसे आपने कह दिया कि टीचर जो है वो संगठन से नहीं जुड़ सकता है, आपने कह दिया कि टीचर जो है वो कोई महिला शिक्षिका है और वो स्पेशल लीव लेकर के अपने पीरियड्स के दौरान स्कूल से अगर नहीं है, आपने कह दिया फाइन करेंगे। ये नियम नहीं हो सकता, वेतन काट दिया, उसका काट दिया। कोई महिला अगर शिक्षक संगठन से जुड़ रही हो, आपने उसको नौकरी से निकालने की कोशिश की, बाद में पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनको नौकरी मिली वापस। आपने छुट्टियों का कैलेंडर में भारी कटौती कर दी, जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार स्कूल को जितना दिन खुलना चाहिए उससे ज़्यादा बिहार में स्कूल खुल रहे थे, तब भी आपने छुट्टियों में कटौती कर दी। आपने नियम बना दिया कि गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन बच्चे जो हैं वो बच्चे स्कूल में ना आएंगे, लेकिन टीचर आते रहेंगे। क्या इसका मतलब था? गर्मी की छुट्टी में टीचर क्यों स्कूल आएंगे? प्राइवेट स्कूलों जैसा हो गया। फिर प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा नहीं होता कि गर्मी की छुट्टी हो गई और टीचर को आते रहना पड़ेगा। ऐसे प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होता। कहीं कहीं बुलाया जाता होगा, कभी कभी बुलाया जाता होगा, लेकिन इन्होंने नियम बना दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नियम पहले से थे उसको सख्ती से लागू कराना ये अच्छी बात है, लेकिन जितने नए नियम इन्होंने, जितने नए फरमान लिए हैं, जैसे इन्होंने किया कि हिंदुओं का कैलेंडर अलग होगा, मुस्लिमों का कैलेंडर अलग होगा, ये पहले कभी नहीं था। किसी विद्यालय में हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे पढ़ते हैं, अधिकांश विद्यालयों में। तो आपने कह दिया कि फलाने विद्यालय में ईद की छुट्टी नहीं होगी, फलाने विद्यालय में छठ की छुट्टी नहीं होगी। अब जिस विद्यालय में हिंदू मुस्लिम दोनों पढ़ रहे हैं वहाँ पे कैसे होगा? तो पहले एक ही तरह का कैलेंडर होता था बिहार के अंदर, अब इसको आपने कम्युनल आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर दोनों को अलग अलग कर दिया, विवाद पैदा कर दिया। एक अंतिम सवाल, ईमानदारी
इस पर क्या कहिएगा? शिक्षा विभाग से वो हैं। देखिए, ईमानदारी बड़ा जटिल शब्द है। हाँ। कई लोगों को लगता है कि सख्त होना ही ईमानदार होना है। लोगों के साथ मिसबिहेव करना, गाली गलौज करना, इसको ईमानदारी लोग समझ सकते हैं। लेकिन हम ईमानदारी का पैमाना वो मानते हैं कि आप जो नियम कानून हैं, जो परिपाटी है, उसके अनुसार नीतियां बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि शिक्षा विभाग के भीतर लाखों पद हैं, अलग अलग तरीके के पद हैं, शैक्षणिक हैं, गैर शैक्षणिक हैं। उन पदों पर बहाली करवाने के बजाय अपर मुख्य सचिव ने फैसला लिया कि हम सभी जिलों में एक एक आउटसोर्सिंग एजेंसी तय कर देते हैं। वही एजेंसी जो है वो वहाँ के हर तरह की बहाली करेंगे, स्कूल में हर तरह का सामान सप्लाई करेंगे, और उसके लिए कोई टेंडर नहीं हुआ। सरकारी खजाने से किसी एजेंसी को पैसा देना है तो आप टेंडर करेंगे ना, ताकि सभी जितनी कंपनियां हैं सबको मौका मिले। उसमें जो आपके लिए सबसे किफ़ायती लगेगा, जो आपके सेवा शर्तों को, नियमों को पूरा करेगा, उसको ठेका मिलेगा। लेकिन अपर मुख्य सचिव ने बिना किसी टेंडरिंग के, बिना किसी पारदर्शिता के, अपने मन से अपने पसंदीदा ठेका कंपनियों को, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को टेंडर दे दिया, ठेका दे दिया। सीधे पत्रांक ला करके घोषणा कर दिया इस बात का। तो यहाँ पे ईमानदारी कहाँ पे है? किस जगह पे ईमानदारी? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ईमानदार है, तो ईमानदारी है तो आप यहाँ चेक करके बताइए ना कि इसमें ईमानदारी किस पॉइंट पे आपको दिख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग लगातार क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ की स्कूलों का दौरा करते हैं। स्कूलों में जो कंप्यूटर की सप्लाई हुई है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों ने सप्लाई किया है, 10,000 का कंप्यूटर आपको बाकरगंज में वो मिल जाएगा, 12,000 का कंप्यूटर वो मिल जाएगा। 70,000 का बिल बना करके दिया गया है एक कंप्यूटर का। अब आप समझ लीजिए कितने बड़े संख्या में कंप्यूटरों का सप्लाई हुआ है आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा। और एक एक कंप्यूटर पे अगर आप 600% का गड़बड़ी कर रहे हैं दाम में, तो आप क्या कर रहे हैं? शेड जो बनाया गया, इस तरह का शेड बना करके स्कूलों में रखा गया है। मुश्किल से 70,000 60,000 का वो शेड होगा, 4 लाख का बिल निकाला गया है शेड उसका कराने का, शेड का सिर्फ। और वो शेड क्या है? तेज हवा चलेगी तो उड़ जाएगा। तो घटिया क्वालिटी, जो आप किसी टीचर से पूछिए, मिड डे मील के लिए जो थाली है, पहले स्कूल खरीदता था खुद से, उसके यहाँ विकास कोष का पैसा, उससे थाली खरीदता था, थाली के साथ चम्मच और गिलास उसको फ्री में मिलता था। एजेंसियों को दिया गया घटिया क्वालिटी का थाली, उससे डबल कीमत पे आप सप्लाई करवा रहे हैं। तो इसमें कहाँ ईमानदारी है? ये सवाल तो है कि इसमें ईमानदारी कहाँ दिख रहा है आपको? आप मुंह से कह दिए कि ईमानदार है तो ईमानदार लोग मान ले, यही बात है। चलिए, फिलहाल आपका क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक, मैं आपके साथ आशुतोष। धन्यवाद।